कंडीशन होगा, इधर आपके पास होगा shear, ये बस एक यूनिक मोड सर्कल रहेगा ना, हाँ उसी का टॉपिक, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी QU by 2 is equal to S लिख सकते हैं, SU is equal to QU by 2, phi is equal to 0, बाकी सब नहीं किया, इसमें सिग्मा 1 is equal to what, सिग्मा 8, सिग्मा 3 is equal to 0, सिग्मा 3 is equal to 0, horizontal mode failure envelope, horizontal mode envelope failure envelope, horizontal mode failure envelope, horizontal mode failure envelope, ठीक है, ये था सब कॉन्सेप्ट के पास बना के ट्राई करें। तो ये किसके लिए बनाया, तो 100 shear strength होता है, 100 shear strength is equal to QU by 2, QU by 2 होता है is equal to CU के बराबर हो जाती है। ये कब आएगा केस आपके पास में, when phi is equal to 0, जब phi कितना है 0 है आपके पास, क्ले हो गई, फाइन क्ले हो गई आपके पास, प्योर क्ले हो गई, ऐसे जनरली 100 कंडीशन मिलेगा, जब फ्रिक्शनलेस क्ले होगी एंड द कंडीशन विल बी व्हाट 100, आपने लिखा भी वहां पर इनफैक्ट पॉइंट अभी 100 कंडीशन के लिए phi क्या रहेगा 0, तो इन दैट केस ये आपके पास निकल रहा है एक्सप्रेशन। चलो तो ये आपके पास में राइट टेस्ट था, किसके लिए सुटेबल होता है, क्या करते हैं, वो सारी चीज क्लियर है, ठीक है, किस तरह से सिस्टम के लिए आपके पास में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट आएगा आपके पास में हेडिंग डालो जरा, दो टेस्ट हो गए ना, सो नेक्स्ट टेस्ट है डायरेक्ट शियर टेस्ट, नेक्स्ट द टेस्ट विल बी फॉर डायरेक्ट शियर, डायरेक्ट शियर टेस्ट। डायरेक्ट शियर टेस्ट सबसे पुराना टेस्ट है, डायरेक्ट शियर टेस्ट सबसे पुराना टेस्ट है और सही नहीं है, मतलब काफी सारे एरर्स हैं, दिक्कतें बहुत सारी इसके साथ में, क्या दिक्कत है वो देखेंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग डालिए डायरेक्ट शियर टेस्ट, इस पे लिख लो पहले 2-4 पॉइंट, इसके बाद करते हैं इसका आराम से, लिख हुआ है अभी तक अगर कंप्लीट हो जाओ, वो तो उसी का पार्ट था ना, उसको मिला के जा रहा है, उसको मिलाकर जा रहे हैं, ठीक हो चला हेड डालो डायरेक्ट शियर टेस्ट, डायरेक्ट शियर टेस्ट। अब लिखो इसमें पहले पॉइंट लिखो सब ना, डायरेक्ट में लिखो शियर बॉक्स टेस्ट, इसी को शियर बॉक्स टेस्ट भी कहते हैं, शियर बॉक्स टेस्ट। शियर बॉक्स टेस्ट लिखो जरा, ओल्डेस्ट एंड सिंपल मेथड, ओल्डेस्ट एंड सिंपल मेथड, ओल्डेस्ट एंड सिंपल मेथड बहुत पुराना मेथड है, सबसे पुराना मेथड है, सिंपल मेथड है, बहुत आसान मेथड होता है। आगे को द सॉइल सैंपल टू बी टेस्टेड इज प्लेस्ड, अब देखो इसमें करते क्या, पहले समझ लो एक साथ थोड़ा सा क्या कर रहे हैं यहाँ पे ना, एरर इसमें बहुत सारे मिलेंगे तुम्हें, इस टेस्ट के अंदर बहुत सारे एरर रहेंगे, क्या एरर होंगे वो कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास में शियर बॉक्स होगा, शियर बॉक्स एक छोटा सा कंटेनर होगा, बिल्कुल किस तरह का रहता है, जैसे कि यहाँ पर है क्या कुछ बताने लायक, इससे देख लो, जैसे ये रेक्टेंगल मान लो इसको, इससे हो जाएगा काम, नहीं हो पा रहा, फ्रूटी से भी नहीं हो पाएगा,
हाँ ऐसे कर सकते हैं, वैसे देख लो ना, जैसे ये कंडीशन है, ऐसे रहेगा आपके पास में 2 ब्लॉक्स हैं आपके पास, इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप रहेगा, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ स्पेसिंग रहेगी। अब यहाँ पे आपने एक के अंदर सॉइल को फिल कर दिया, या इससे बेहतर तो एक काम और हो सकता है, ऐसे देख लो जैसे कि ये कंडीशन है, या बोर्ड पर बना लीजिए आप, यहाँ पर ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब देखो सही है, ऐसे 2 बॉक्सेस हैं, इसमें से आपने इनके अंदर क्या फिल करा, सॉइल फिल कर दी, इनके अंदर सॉइल को फिल कर दिया, हाँ तो क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर ये इस तरह से 2 बॉक्स होंगे आपके पास, शेयर बॉक्स जैसे 2 बॉक्स हैं, इनके अंदर किसको फिल कर दिया, सॉइल सैंपल को फिल कर दिया, ये अरेंजमेंट रखा होगा ट्रॉली के ऊपर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर से ऐसे इस पे लोड अप्लाई कर देंगे, लोड अप्लाई करने के मैकेनिज्म है आपके पास में, ऊपर से आप क्या करोगे, इस पे लोड अप्लाई करवाओगे, इस तरह से लोड अप्लाई करवा दिया यहाँ से, ऐसे लोड अप्लाई कर रहा है, ये लोड अप्लाई कराया। अब यहाँ पर क्या होगा, लोड अप्लाई कराने के बाद में ये किसके ऊपर रखा हुआ है, एक ट्रॉली के ऊपर है, इसको आगे ऐसे खींचेंगे पकड़ के, ऊपर से ऐसे दबा रखा है सैंपल को, और नीचे से इसको कैसे ऐसे खींच रहे हैं। अब यहाँ पे राइट कंडीशन समझ क्या होगा, ऊपर से आप सैंपल को दबा रहे हो और यहाँ से क्या करोगे, साइड से उसको ऐसे आगे खींचोगे, तो ये बीच में से ये जो यहाँ पे जो गैप था ना, इसके अलोंग क्या होगा, सैंपल में shear फेलियर होगा। कौन सा फेलियर होगा, shear फेलियर। ये 2 सैंपल्स आपस में एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर सकते हैं, ये करना है यहाँ पे कंडीशन। अब इसमें एरर, बहुत सारे एरर है, एरर क्या एरर है, सबसे पहला एरर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा खुद से, फेलियर प्लेन प्री डिटरमाइंड है, तो जो फेलियर होगा वो यहीं पर तो होगा, सिर्फ जहां पर गया था वहीं पे आपका क्या होगा, फेलियर होगा। बट हो सकता है कि ये वीकेस्ट प्लेन ना हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये वीकेस्ट प्लेन ना रहा हो। सो फेलियर प्लेन इज प्री डिटरमाइंड व्हिच मे नॉट बी द वीकेस्ट प्लेन, इसमें चांसेस थे कि वो वीकेस्ट प्लेन नहीं हो। उसमें क्या होता था उस टेस्ट में, डायरेक्ट वाले में, सॉरी ट्राइजेल वाले में, जो भी वीक प्लेन था उसी पर फेलियर होगा, वहां पर कोई प्री डिटरमाइंड प्लेन नहीं था आपके पास में, जो भी वीक प्लेन था उसी पर फेलियर होगा, कोई प्री डिटरमाइंड प्लेन नहीं था, यहाँ पर ये ड्रॉबैक आया निकलता है। दूसरी बात क्या है, स्ट्रेस कंसंट्रेशंस विल आल्सो नॉट बी यूनिफॉर्म, स्ट्रेस की जो कंसंट्रेशन होगी वो भी यूनिफॉर्म नहीं होगी। आपको जो फेलियर होता दिखाई देगा वो फेलियर होता दिखाई देगा साइड्स में से, फेलियर होगा शुरू कहां से, साइड से शुरू होकर, साइड से शुरू होकर किधर मूव करेगा, सेंटर की तरफ मूव करेगा फिर धीरे धीरे। ये तो बहुत जनरल चीज है, इनफैक्ट हमने कभी ऑब्जर्व भी करी होगी। इसको खींचने की कोशिश करो, कहां से शुरू होगा फेलियर होना, कॉर्नर पे से या बीच में से, कॉर्नर पे से ना, कॉर्नर पे से शुरू होगा और कहां तक जाएगा फेलियर एक्सटेंड होके, सेंटर की तरफ जाएगा, मूव करेगा सेंटर की तरफ। कोई मैकेनिज्म नहीं है पोर वाटर प्रेशर मेजर करने का,
कोई तरीका नहीं है ड्रेनेज कंडीशंस को कंट्रोल करने का। देख लो कितने सारे ड्रॉबैक है, ये सब दिक्कत ही तुम्हें फेलियर प्लेन प्रीडिटरमाइंड है, ये सब ड्रॉबैक है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखना था यार आपसे। देखो तो शियर बॉक्स टेस्ट, देखो इसमें ओल्डेस्ट एंड सिंपल मेथड है, oldest and simple method आगे लिखिए। The soil sample to be tested is placed, the soil sample to be tested is placed, the soil sample to be tested is placed in a metal box which may be, is placed in a metal box which may be square or circular in cross section, which may be square or circular in cross section, which may be square or circular in cross section, circular भी हो सकता है फिर स्क्वायर भी हो सकता है क्रॉस सेक्शन में, which may be square or circular in cross sections, ठीक है, and is split into two halves, and is split into two half, is split into two half, आया समझ? So दो हाफ में स्प्लिट रहता है, is split into two half। आगे को one of the half of the box is fixed, one of the half of the box is fixed, one of the half of the box is fixed, one of the half of the box is fixed and the other half is pushed, and the other half is pushed related to the other one, related to the other one, other half is fixed and other half is pushed related to the other one। लिख लिया, चलिए ये डायग्राम बना लीजिए, ऐसे बना लो, ये क्या है यहाँ पे सॉइल शीट है, इसको ऐसे बना लो, याद आ जाएगा। ठीक, आगे को if the specimen is fully or partially saturated, if the specimen is fully or partially saturated, if the specimen is fully or partially saturated, perforated metal plates will be used, perforated metal plates will be used, perforated metal plates will be used at the top and bottom of the specimen, perforated metal plates will be used at the top and bottom of specimen, at the top and the bottom of the specimen to allow the free drainage of water, to allow the free drainage of water, to allow the free drainage of water, ठीक है, to allow the free drainage of water। आगे लिखो, to allow the free drainage of water। आगे लिखिए, the vertical load is applied, a vertical load is applied a vertical load is applied on the specimen through, is applied on the specimen through static hangers, through static hangers and soil is sheared gradually, hangers and soil is sheared gradually by applying a horizontal force, soil is sheared gradually by applying a horizontal force, by applying a horizontal force which causes the two halves, which causes the two halves to move related to, which causes the two halves to move related to each other, to move related to each other, to move related to each
अगर आया समझ, आगे लिखो। The shear is normally applied at the shear is normally applied at the shear is normally applied at a constant rate of strain. The shear is normally applied at a constant rate of strain. At a constant rate of strain. अब इसको अंडरलाइन कर लो constant rate of strain को. At a constant rate of strain. आगे लिखो. The magnitude of shear load is measured by means of the magnitude of shear load is measured by means of proving ring. By means of proving ring. By means of proving ring. The magnitude of the shear load is measured by means of proving ring. आगे लिखो. The shear deformation as well as vertical deformation. The shear deformation as well as vertical deformation. The shear deformation as well as vertical deformation are measured with the help of dial gauge. Are measured with the help of dial gauge. Are measured with the help of dial gauge. ये सब पॉइंट लिखिए. चलो आगे लिखो. Failure plane is always horizontal. Failure plane is always horizontal in this test. Failure plane is always horizontal in this test. Failure plane is always horizontal in this test. आगे लिखो next time. In this test, which may not be the weakest plane. इसमें लिखो आगे, which may not be the weakest plane. Which may not be the weakest plane. Which may not be the weakest plane. ये पॉइंट आया होगा समझ में ना? Which may not be the weakest plane. आगे लिखो. Non-uniform shear stress distribution. Non-uniform shear stress distribution. अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे आपके पास. कोई भी छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल सकते हैं यहाँ से उठा कर. Non-uniform shear stress distribution is observed. Non-uniform shear stress distribution is observed. Non-uniform shear stress distribution is observed on the failure plane. On the failure plane, and the failure of soil occurs from edges toward the center of soil. Occurs from edges toward the center of soil. Occurs from edges toward the center of the soil. Failure of the soil occurs from the edges toward the center of the soil. ये point toward the center of soil. आगे लिखो. The area of the specimen under normal and shear load. The area of the specimen under क्या लिखा है? The area of the specimen under a normal and shear load does not remains constant. Does not remains constant for the duration of the test. Does not remains constant for the duration of the test. Does not remains constant for the duration of the test. Hence, calculation of the normal and shear strength. Hence, calculation of the normal and shear strength. Hence, calculation of the normal and shear strength on the basis Calculation of the normal and shear strength
on the basis of the constant area of a specimen, on the basis of shear strength, on the basis of constant area of a specimen, on the basis of constant area of specimen is inaccurate, is inaccurate, ठीक है. Next, no control over drainage, no control over drainage and no mechanism to measure, no control over drainage and no mechanism to measure pore pressure, no control over drainage and no mechanism to measure pore pressure. ये भी टॉपिक आया देखो, no control over drainage and no mechanism to measure pore pressure, ये भी पॉइंट आ गया ना आपके पास. आगे लिखो, no control over drainage and no mechanism to measure the pore pressure. देखो, usefulness of this test is only for free draining soils. Usefulness रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कहां से कर रहे हैं बताओ, कौन से वाला पॉइंट? कौन से वाला वर्ड रिपीट कर रहे हैं? ये लास्ट पॉइंट क्या था आपके पास कि नो कंट्रोल ओवर ड्रेनेज एंड नो मैकेनिज्म टू मेजर एरिया ऑफ द स्पेसिमेन अंडर शियर फोर्स वाला. अब तो बहुत पीछे चल रहा है. सो कौन से वाला पॉइंट था? द एरिया ऑफ द स्पेसिमेन अंडर नॉर्मल एंड शियर लोड. द एरिया ऑफ द स्पेसिमेन under normal and shear load does not remains constant. Under normal and shear load does not remains constant for the duration of the test. Does not remains constant for the duration of the test. Hence, calculation of the normal and shear strength on the basis of, ठीक है चलो हो गया ना. तो कहां पर दिया, कौन से वाला पॉइंट चल रहा है? usefulness of this test is only for free draining soils. ठीक है, आगे लिखो. This test is not of much use for fine saturated clays. Not of much use for fine saturated clays where drainage conditions are important. एक और पॉइंट लिखो लास्ट. Direction of the principal stresses are not known. Direction of the principal stresses are not known at every stage of test. अब ये सारे पॉइंट्स हैं आपके पास. इससे रिलेटेड सारी थ्योरी आ गई जो भी मतलब हो सकता है. नहीं, अभी उसका देखते हैं क्यों पॉसिबल नहीं है वो. एक्चुअली क्या है कि ड्रेनेज हमारे कंट्रोल में नहीं है. यहाँ पर कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास में ड्रेनेज को बेसिकली एक तरह से मेजर करने के लिए, और ना ही पोर वाटर प्रेशर मेजर करने का कोई तरीका है. सो टेस्ट उनके लिए सूटेबल होगा उन सॉइल्स के लिए. क्ले के लिए तो बेसिकली उन सॉइल्स के लिए सूटेबल होगा हमारा टेस्ट जो कि क्या होगा, जिनमें फ्री ड्रेनेज हो जाए एक तरह से आपका. भाई जिस चीज को आप मेजर नहीं कर पा रहे या जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, सो आप क्या चाहोगे कि ठीक है चली जाए.
मतलब यही हो रहा है ना सिंपल, कि पानी को रोकना आपके कंट्रोल में नहीं है, ड्रेनेज कंट्रोल में नहीं है आपके, और प्रेशर भी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप क्या सोचोगे कि ड्रेन आउट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रेन आउट हो जाए तो हमें कोई परेशानी उससे नहीं है। अगर बाई चांस आप उसको कंट्रोल कर पाते, इन दैट केस आप कर सकते थे कि हाँ उसको कंट्रोल करना सोच सकते थे कि उसको रोकना, बट आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे यहाँ पे, तो आप क्या करोगे इस केस में उसको अलाउ कर दोगे क्या ड्रेन आउट हो जाना, ऐसा ही तो होगा ना। अब जैसे वन बाय वन सारे पॉइंट एक बार पढ़ते हैं तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला बोल रहे हैं कि सबसे ओल्डेस्ट टेस्ट है और सबसे क्या होता है सिंपल मेथड होता है, बहुत ही ज्यादा बहुत पुराना तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन इनएक्यूरेट मेथड है, मेथड के रिजल्ट जो है वो सही नहीं रहेंगे। दूसरे पॉइंट में आपको क्या बताया कि इसमें क्या होता है, बेसिकली स्पेसिमेन होगा आपके पास, स्पेसिमेन में क्या होंगे, बेसिकली दो बॉक्सेस होंगे आपके पास, बीच में भी स्क्वायर हो सकते हैं या फिर सर्कुलर हो सकते हैं, आइदर स्क्वायर हो सकते हैं या फिर कैसे हो सकते हैं सर्कुलर हो सकते हैं, और वो दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ गैप होगा, हाफ टू हाफ में सेपरेट होंगे दोनों के दोनों, उनके बीच में आपने सॉइल को फिल कर दिया, आपने क्या करा उनके बीच में सॉइल को फिल कर दिया। अब होगा क्या उसमें, जब आप सॉइल को फिल करोगे तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप ऊपर से इस तरह से लोड अप्लाई करवाओगे, आप ऊपर से लोड को अप्लाई करवाओगे, लोड अप्लाई करवाने के बाद नीचे से क्या करोगे, सैंपल को ऐसे खींचने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे ये वाला जो प्लेन है ना हमारे पास में, ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन पे क्या क्रिएट होगा, शियर क्रिएट होगा इस प्लेन पे। भाई इसको ऐसे रोक रखा है, इसको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, शियर क्रिएट होगा, शियर क्रिएट होगा। आगे क्या बोल रहे हैं इस पॉइंट, हाँ यस, अभी सपोज करो, अभी मैंने बताया कि इन दैट केस आप क्या कर दोगे, पानी को ड्रेन आउट होना शुरू कर दोगे, अलाउ कर दोगे, मतलब ड्रेन आउट होना आप उसको क्या कर दोगे, अलाउ कर दोगे, लेकिन ड्रेनेज करवाओगे कैसे, कुछ ना कुछ आप यहाँ पे परफोरेटेड प्लेट्स प्रोवाइड करोगे या फिर जिससे कि पानी क्या कर सके, ड्रेन आउट हो सके। भाई अगर आपको पानी को ड्रेन आउट करवाना है, इन दैट केस यू विल हैव टू प्रोवाइड द परफोरेशंस, आपको वहां पे परफोरेशंस देने होंगे, उन परफोरेशंस के थ्रू क्या कर जाएगा, पानी ड्रेन आउट हो जाएगा, पानी क्या करेगा, ड्रेन आउट हो जाएगा। बेसिकली कैसा टेस्ट है, एक तरह से ड्रेन्ड टेस्ट है, वो वाला कैसा टेस्ट था, अनड्रेन्ड था, ये कैसा टेस्ट है, ये ड्रेन्ड टेस्ट है, दोनों में डिफरेंसेस आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, यस वही सिंपल पॉइंट है, आपको बताया कि भाई वर्टिकल लोड आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, एंड द सॉइल इज शियर्ड, सॉइल को क्या करा जाता है, शियर किया जाता है बाय अप्लाइंग द शियर स्ट्रेस। उसकी वजह से क्या होगा, जो दोनों हाफ होते हैं एक दूसरे के रिलेटिवली क्या करना शुरू करेंगे, मूव करना शुरू करते हैं, जिससे क्या होगा, वहां पर शियर क्रिएट होगा, और जिस भी शियर स्ट्रेस पे आके सैंपल शियर हो जाएगा, आपने लोड अप्लाई करवा रखा है ऊपर से नॉर्मल लोड, आप शियर को धीरे-धीरे बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, शियर लोड बढ़ाते जा रहे हो, नॉर्मल तो आपने अप्लाई कर रखा है, आप क्या कर रहे हो, शियर लोड बढ़ाते जा रहे हो, एक शियर लोड ऐसा आ जाएगा आपके पास में जिस पे आके क्या हो जाएगा, सैंपल एक दूसरे के रिलेटिवली दोनों मूव कर जाएंगे, और जिस लोड पे भी वो शियर लोड पे वो दोनों एक दूसरे के रिलेटिवली मूव करेंगे, दैट मींस क्या है, वो शियर लोड है जिस पर फेलियर हो गया सॉइल का, ये कंडीशन थी। आगे क्या बोल रहे हैं पॉइंट, कांस्टेंट एरिया, हाँ, कि जो शियर स्ट्रेस आप अप्लाई करवाओगे, शियर स्ट्रेस इस तरह से आपको अप्लाई करवा रहा है दैट द शियर स्ट्रेन शुड बी कांस्टेंट रहना चाहिए, कि जो शियर स्ट्रेन का जो रेट, जब आप शियर लोड अप्लाई करोगे तो शियर स्ट्रेन डेवलप होगा अंदर, शियर स्ट्रेन का लोड रेट कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये पूछते हैं क्या अप्रोच है आपके पास में, ऐसे अप्लाई करवाओगे शियर स्ट्रेस को जिससे कि शियर स्ट्रेन का रेट क्या निकल कर आए, कांस्टेंट निकल कर आएगा। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं पॉइंट, हाँ ये बता रहे हैं कि भाई आपके पास में जो बेसिकली जो भी आपके पास शियर डिफॉर्मेशंस हो रहे हैं, इसको कौन मेजर करेगा, प्रूविंग विंग मेजर करेगी, और जो भी हाँ डिफॉर्मेशन को हाँ कौन मेजर कर रहा है, डाई विंग मेजर कर रही है, और बाकी जो आपने लोड अप्लाई करवा रखा है उसको प्रूविंग विंग मेजर कर रही है। ये पॉइंट आ गया आपके पास निकल कर। तो दो डिवाइसेस हैं आपके पास, दोनों के पर्पस बताए, अभी एग्जैक्टली तो आइडिया तभी लगता है जब एपरेटस देखते हैं, ठीक है, कि किसमें कैसे प्रूविंग रिंग लगी होगी, कैसे आपके पास में डायल गेजेस लगे होंगे, बट हाँ यहाँ पे थ्योरी में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि कैसी कैसी कंडीशंस है। आगे पॉइंट क्या बोल रहे हैं, यस ये आपको पॉइंट अभी बताएंगे कि इस केस में कंडीशन क्या है आपके पास, कि जो आपके पास फेलियर प्लेन निकलता रहेगा, देखो यही तो है फेलियर प्लेन, कोई और भी प्लेन ऐसा है जिसका रंग फेलियर हो जाएगा, आप जब इसको शेयर ऐसे कर रहे हो तो ये यहाँ से तो यहाँ से स्प्लिट होगी ना, तो यहाँ से स्प्लिट होगी, तो यही क्या है आपका फेलियर प्लेन है एक तरह से, दिस इज फेलियर प्लेन, कैसा है हॉरिजॉन्टल फेलियर प्लेन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल फेलियर प्लेन, बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद ये सॉइल का बिगेस्ट प्लेन ना रहा हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, ये ड्रॉबैक आ गया। तो फेलियर प्लेन आपने प्रीडिटरमाइन कर रखा है ऑलरेडी, आपने मान रखा है कि जो फेलियर प्लेन होगा वो कौन सा होगा, यही होगा, बट ऐसा नहीं है। डायरेक्ट ये ट्रायंगल टेस्ट में ऐसी कंडीशन नहीं थी, ट्रायंगल टेस्ट में तो जो बिगेस्ट प्लेन होगा उसी का रंग फेलियर था, यहाँ पर आपने प्रीडिटरमाइन कर दिया,
वहां पर कोई आपने प्रीडिटरमाइन नहीं कर रखा था, कोई बताएगा कि यहाँ पर ये प्रीडिटरमाइंड ये प्लेन होगा, कुछ नहीं था, जो भी वीकएस्ट प्लेन होगा उसी पे फेलियर होगा आपके पास। यहाँ पे क्या कंडीशन है कि आपने प्रीडिटरमाइन कर रखा है। आगे क्या बोल रहे थे? नॉन यूनिफॉर्म यस। अब यहाँ पर जैसे कि बताया पॉइंट की आप एक बात देखें, यहाँ पे फेलियर कहाँ से होना शुरू होगा? एंड से होना शुरू होगा। कहाँ की तरफ मूव करेगा फेलियर? सेंटर की तरफ मूव करेगा। ये चीज ये शो कर रही है आपका कि जो फेलियर प्लेन है उस प्लेन पर स्ट्रेसेस यूनिफॉर्मली डेवलप नहीं हो पाए। अगर ऐसा होता, यूनिफॉर्मली डेवलप होते तो फेलियर एक साथ होता, बट पहले कहीं पे स्ट्रेस डेवलप हुए फिर कहीं पे स्ट्रेस डेवलप हुए। नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए फेलियर आपका यहां से शुरू होकर कहां पे जा रहा है? सेंटर पे जा रहा है। यही तो शो कर रहा है आपका कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस है। ऐसी कंडीशन ट्रायक्सल में नहीं थी, वहां पे हमने क्लियर पॉइंट लिख रखा है कि भाई वहां पे क्या होता है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेसेस विल टेक प्लेस ऑन द फेलियर प्लेन। ये पॉइंट आया। आगे क्या बोल रहे हैं पॉइंट? यस। अब ये भी चीज हमें पता है, हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, सपोज आपको नॉर्मल आपको लोड पता है कि हमने लोड कितना अप्लाई करवा रखा है। यहाँ पे आपने यहाँ पे 3 लोड अप्लाई करवा रखा है। सपोज ऊपर से नॉर्मल लोड अप्लाई करोगे ना, आपने यहाँ पे 3 नॉर्मल लोड अप्लाई करवाया। नॉर्मल लोड, ये नॉर्मल लोड है। इधर से आप क्या कर रहे हैं? शियर फोर्स अप्लाई करवा रहे हैं। शियर फोर्स, जो शियर फोर्स क्रिएट हो रहा है बेसिकली इस प्लेन पे लग रहा है शियर फोर्स, और नॉर्मल भी किस पे लग रहा है? इसी पे तो लग रहा है एक तरह से। आप देख लो जितना यहाँ पर एरिया है उतना ऊपर भी तो होगा ना भाई। नॉर्मल कहाँ पे लग रहा है? इस प्लेन पे लग रहा है, बट ये जो एरिया है क्या ये इसके इक्वल होगा? हाँ नहीं होगा इक्वल। हाँ फेलियर के बाद नहीं होगा ना। फेलियर वो बात ठीक है, फेलियर के बाद नहीं होगा, बट हम क्या लेके चल रहे हैं? हम इसमें इसी इनिशियल एरिया को कंसीडर करते थे कैलकुलेशंस के लिए। तो ये तो गलत है ना। फेलियर के टाइम पर एरिया क्या हो चुका होगा? चेंज हो चुका होगा, ऑब्वियसली चेंज हो चुका होगा। लेकिन आप फेलियर के टाइम पर क्या कंसीडर कर रहे हो? इनिशियल एरिया से एरिया कंसीडर करके चल रहे हैं, उससे क्या मिलेगा आपको? एरर मिलेगा। ये पॉइंट लिखा है आपने, अभी देखो लिख रखा है ये वाला पॉइंट से। ये बताइए ना कि फेलियर के टाइम पे हमें पता है एरिया क्या होने लगता है? चेंज होने लगता है। तो आपको करना क्या चाहिए था? फाइनल एरिया कंसीडर करना चाहिए था, चेंज एरिया कंसीडर करना चाहिए था, बट स्टिल वी आर कंसीडरिंग व्हाट? सेम एरिया कंसीडर कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल आप स्ट्रेस यहां पे लिखोगे, नॉर्मल स्ट्रेस कैसे लिखोगे? P बाय एरिया। शियर कैसे लिखोगे? F बाय एरिया लिखोगे। एरिया आप यही इनिशियल कंसीडर कर रहे हो, फेलियर वाला नहीं कंसीडर कर रहे हो, तो क्या मिलेगा आपको? एरर मिलेगा टेस्ट में। ये भी ड्रॉबैक आ गया आपके पास। यही पॉइंट लिखा है आपने सेम, ना? तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है पॉइंट? नो कंट्रोल ओवर द ड्रेनेज एंड pore water pressure cannot be measured, hence is only for the free draining soils, is only for the free draining soils। मतलब आपका ड्रेनेज पे कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब आप ड्रेनेज को रोक नहीं पा रहे भाई। ड्रेनेज पे कोई कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब क्या है? आप ड्रेनेज को रोक नहीं पा रहे। अगर आप ड्रेनेज को नहीं रोक पा रहे तो इन दैट केस आप क्या करोगे? आप उसको अलाउ कर दोगे ना कि ड्रेन हो जाओ, ठीक है। तो ये कौन सी सॉइल में होगा? जो कि फ्री ड्रेनिंग सॉइल्स होंगी, जिनमें एकदम से पानी क्या करता है? ड्रेन आउट करता है। कौन सॉइल्स के लिए होगा? जैसे कि आपके पास है सैंड जैसी कंडीशंस आ गई, लाइक फाइन ग्रेड सॉइल आपके पास है, उसमें क्या सुटेबल होगा क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे फ्री ड्रेनेज होगा ही नहीं, टाइम लगता रहेगा, पानी को बाहर जाने में क्या लगेगा? वो टाइम लगेगा। तो इन दैट केस दैट मेथड विल नॉट बी सुटेबल नहीं होगा। सो यूजफुलनेस इस मेथड की सिर्फ किसके लिए निकल कर आ रही है? फ्री ड्रेनिंग सॉइल्स के लिए निकल कर आ रही है। तो टेस्ट कैसा बन गया आपके पास? ड्रेन्ड टेस्ट है, करेक्ट है। ये कैसा टेस्ट है? ड्रेन्ड टेस्ट है, सुटेबल है फॉर द फ्री ड्रेन्ड सॉइल के लिए, जो फ्री ड्रेनेज जिनमें आपको देखने को मिलता है। दिस इज नॉट सुटेबल फॉर द फाइन ग्रेड सॉइल्स के लिए सुटेबल नहीं होगा, जिसमें कि आपके लिए फ्री ड्रेनेज की कंडीशन आपको नहीं मिलेगी, जिसमें कि ड्रेनेज इंपॉर्टेंट है बेसिकली फाइन ग्रेड में। भाई जहां से ड्रेनेज हो गया, जहां रुक ही नहीं रहा पानी, उसमें क्या ड्रेनेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए? जहां पे पानी रुक रहा है, धीरे धीरे एक्सपेल आउट हो रहा है, इन दैट केस उस सॉइल्स में आपके लिए ड्रेनेज क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो ये पॉइंट है आपके पास आएंगे सारे। अब बाकी और नहीं, ये सेपरेट हो जाते हैं ना बॉक्सेस। हाँ बिल्कुल। क्या ऊपर से भी कर सकते हैं, ताकि नीचे आप इसको कर लीजिए इसमें कहीं, और फिर इसमें ऊपर से कर लीजिए आप। बाकी वैसे ये जो 2 बॉक्सेस हैं, इनमें अलग से सेपरेट करके ये दोनों सेपरेट हो सकता है, उसके आप उसके बाद एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हो? प्लेस कर सकते हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आगे क्या बोल रहे हैं आप? नेक्स्ट पॉइंट, yes, the direction of the principal stresses are not known at every stage। अब होता क्या है यहाँ पे? देखो क्या कंडीशन है। आपने एक नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करवा रखा है, एक नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करवाया आपने। नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद आप शियर को चेंज करते जा रहे हो, ऐसे ही तो कर रहे हो। नॉर्मल स्ट्रेस को आपने कांस्टेंट बना के रखा हुआ है,
आपने नॉर्मल स्ट्रेस को क्या कर रखा है, कांस्टेंट बना के रखा हुआ है। आप शियर को क्या करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, ऐसे तो कर रहे हो। एक पर्टिकुलर शियर स्ट्रेस आपके पास में ऐसा आएगा जिस पर आकर आपका सैंपल क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, फेल कर जाएगा। नॉर्मल कांस्टेंट है, शियर चेंज करता जा रहा है, शियर चेंज करता जा रहा है। अगर शियर चेंज करता जाएगा, शियर चेंज करता जा रहा है, बेसिकली प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या करते जाएंगे, आपके प्रिंसिपल प्लेन का एंगल जो होगा वो क्या करता रहेगा, चेंज करता जाएगा। आपने मेरे ख्याल से पढ़ रखा भी होगा सोम में कि कैसे निकाल सकते हैं आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का इंक्लिनेशन का फॉर्मूला था ना आपके पास में, कैसे क्या फॉर्मूला होगा था बताओ। हाँ हाँ, इंक्लिनेशन का प्रिंसिपल मतलब कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो बेसिकली शियर की डिपेंडेंसी आ रही है ना यहाँ पर। अगर आप शियर को चेंज करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, प्रिंसिपल प्लेन्स क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। आपको हर एक स्टेज पर प्रिंसिपल प्लेन्स नहीं पता होंगे कहां पर है, ये भी ड्रॉबैक निकल कर आएगा आपके पास में। एट एवरी स्टेज ऑफ द टेस्ट द इंक्लिनेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स विल नॉट बी नोन। टेस्ट की क्योंकि शियर क्या करते जा रहे हैं यहाँ पे कंटीन्यूअसली चेंज करते जाएंगे। हाँ जितना शियर चेंज करोगे उसकी वैल्यू नोन होगी आपको, बिल्कुल। बेसिकली वैल्यू नोन होगी, अब चेंज कर जाता है, मतलब आप इतना आइडिया नहीं लगा पाएंगे इसके बारे में। कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाएंगी आपके पास में जिसमें कि प्रिंसिपल प्लेन का जो ओरिएंटेशन है वो नहीं पता कर पाएंगे, ठीक है। तो हर एक स्टेज में नहीं पता होगा आपको, जैसे कि शियर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती हैं आपके पास में, इन दैट केस आप इंक्लिनेशन नहीं पता लगा पाएंगे कि किस एंगल पे आपका प्रिंसिपल प्लेन्स इंक्लाइंड हो रखे हैं या फिर क्या आपका प्रिंसिपल प्लेन की पोजीशन है उस समय पे, ये ड्रॉबैक निकल कर आते हैं। बाकी ट्राइएक्सल वाले टेस्ट में ऐसी कोई किस तरह की कंडीशंस नहीं, तो देखो कितने सारे ड्रॉबैक हैं इसके पास, बस ये था आपके पास में। अब इसके लिए डायग्राम तो बाकी अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा डायग्राम, या तो फिर आप एक काम कर लो, इमेज देख लो कोई, या फिर बाकी साइड में एक डायग्राम बना रखा है, यहाँ पर इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। बाकी जो बिल्कुल शॉर्ट में था वो मैंने आपको समझा दिया किस किस तरह से कंडीशंस हैं। तो ट्राइएक्सल टेस्ट हमारा किसी भी तरह की फाइल के लिए कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोस्ट सुटेबल होता है, कैसी भी कंडीशन हो, ड्रेनेज कंट्रोल में है, एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल। अनड्रेन्ड उसमें क्या कंडीशन आई, अनकंफाइंड वाले में सभी सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता, वो भी देखो वहां पे किसके लिए सुटेबल होगा जनरली, हां सैचुरेटेड प्लेस जो होंगी जनरली आपके पास में उनके लिए सुटेबल होगा। आप सैंड हो गई, ड्राई सॉइल हो गई, उनको आप होल्ड नहीं कर पाओगे पोजीशन में, सैंड कहां रुकेगी पोजीशन में, नहीं रुक पाएगी। ये वाला किसके लिए सुटेबल है, ये वाला टेस्ट जनरली होता है फ्री ड्रेनिंग सॉइल्स, कोई भी सॉइल आपकी जो कि जिसमें कि क्या हो रहा होगा, फ्री ड्रेनेज हो रहा होगा, इन दैट केस ये वाला मेथड आपका क्या रहता है, सुटेबल रहता है। तो ये कंडीशंस आ गई आपके पास। कितने टेस्ट हो गए टोटल, 3 टेस्ट हो गए। चलिए अब अभी बेसिकली आज के हमारे और 2 टॉपिक बचे हुए हैं तो करने हैं, और लेकिन दोनों टॉपिक छोटे-छोटे हैं, लेकिन तो इसी में टाइम लगता है। एक करेंगे आज स्कैम्पटन सपोर्ट प्रेशर पैरामीटर्स, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, आपकी गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं स्कैम्पटन पैरामीटर से, और एक कर लेते हैं वेट शीयर टेस्ट, इसके बाद आज ओवर कर देंगे। कल के लिए आपका क्या बचेगा इस चैप्टर में, 2 टॉपिक बच जाएंगे। एक तो लिक्विफेक्शन, लिक्विफेक्शन का मैंने बताया कितने टाइम का टॉपिक है, वो जस्ट आधे घंटे का टॉपिक है जस्ट। एक स्पेशल कंडीशन होती है लिक्विफेक्शन में, जिसमें बहुत हाई सेटलमेंट आपको मिलते हैं देखने को लिक्विफेक्शन, उससे क्वेश्चन मेरे ख्याल से भी लास्ट ईयर ही आया है इस साल लिक्विफेक्शन से, इससे क्वेश्चन था आपका लास्ट ईयर या लास्ट ईयर क्वेश्चन था, पहले भी क्वेश्चन आए 2 बार। और एक टॉपिक है स्ट्रेस पाथ, स्ट्रेस पाथ से तो पता नहीं क्या हो गया, हर साल क्वेश्चन दे रहे हैं आजकल, लगातार क्वेश्चन आते जा रहे हैं स्ट्रेस पाथ से, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन। हां तो इस बार छोड़ देते हैं, ऐसा वैसे हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता, डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होता है सेम टॉपिक से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चंस, कभी नहीं रिपीट करते। और अभी कुछ 2-3 साल पहले तो ऐसी कंडीशन थी, आपकी हिस्ट्री की बहुत हाई वेटेज करती थी एग्जाम में, बहुत 5-6 नंबर का पूछ लिया एक साल में, जनरली नहीं आता था इतना, 2-2.5 नंबर 3 नंबर का आता था सिर्फ मैक्सिमम, 5-6 नंबर का हिस्ट्री पूछेगा, और टॉपिक प्लास्टिक से नहीं पूछा। तो मोस्टली बच्चे सोचते हैं ना कि बस एक प्लास्टिक के द्वारा टॉपिक पढ़ लेंगे उससे हो जाएगा, भाई 70-80% तो रहती है यहाँ पे चांसेस कि उससे आ जाएगा क्वेश्चन, बट उससे नहीं आया क्वेश्चन। तो कभी भी पैटर्न देखकर तो जाना मतलब सही नहीं रहता सिस्टम, कि किससे क्वेश्चन आते रहते हैं, वो कभी भी चेंज कर सकते हैं। अल्टीमेटली यही है कि सारी चीजें आनी चाहिए तुम्हें,
क्योंकि पैटर्न देखकर तुम बस एक लिमिटेड मार्क्स ही स्कोर कर सकते हो, 50 55 मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 पैटर्न के हिसाब से अगर चलेंगे तो। बाकी अगर इससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं तो फिर तो वही कंडीशन है कि सब कुछ आना चाहिए, लिमिट मार्क्स ही तो बन पाएंगे इस तरह से। और 5-6 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिनसे बहुत हाई वेटेज रहनी है, लाइक एनवायरनमेंट है, ये हो गया आपका सॉइल, एक हाई में भी ऐसा सब्जेक्ट है गेट के लिए, तो मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड है, ये 5 सब्जेक्ट हैं। बाकी कुछ माइनर सब्जेक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, जैसे हाइड्रोलॉजी है, देखिए होंगे तुमने क्वेश्चन देखे होंगे मेरे ख्याल से ना, गेट के प्रीवियस ईयर के किस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं, वो सिंपल आते हैं ना क्वेश्चन, वो सिंपल मैक्सिमम क्वेश्चन तो उसी टॉपिक से मिलेंगे आपको हाइड्रोग्राफ वाले से, 50-60% क्वेश्चन उसी से आते हैं सिर्फ। और इरिगेशन का भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास में, हाँ यूनिट से भी हो जाता है, यूनिट से तो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन बहुत होते हैं, यूनिट से आप एनवायरनमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। वो जो जितने भी टैंक वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, जैसे सेडिमेंटेशन टैंक, फिल्ट्रेशन टैंक, नंबर ऑफ टैंक निकाल दीजिए, एरिया निकाल दीजिए, उसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ यूनिट से हो जाते हैं। भाई एरिया दे रखा है, डिस्चार्ज दे दिया, वेलोसिटी पूछेगा, वेलोसिटी दे रखी है, डिस्चार्ज दे रखा है, बताओ एक टैंक का डायमीटर कितना होगा, एरिया निकाल लो, डायमीटर हो जाएगा पाई बाय 4, इस तरह के आ जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। क्लोरीन डिमांड, तो ये सब कंडीशन थी। चलो अब नेक्स्ट करते हैं टॉपिक ना। तो कल 1 घंटे में तो वो खत्म हो जाएगा आपका मेरे ख्याल से वाला जो है 1-1.25 घंटे में, और लगभग फिर 1-1.5 घंटा मान लो आप, 1.5 घंटा लगभग स्टेबिलिटी के लिए। सो आई थिंक कल 3-3.5-4 घंटे की क्लासेस रहेगी, 4 घंटे की मैक्सिमम से मैक्सिमम, सो ओवर हो जाएगा कंप्लीट। फाउंडेशन का बचेगा, फाउंडेशन का वो अपना जैसा भी बनेगा शेड्यूल, 1 हफ्ते के लिए हो जाएगा फाउंडेशन, 1 हफ्ता लग जाएगा। 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं फाउंडेशन से, 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन आपके पास। चलिए लिखो, जब नेक्स्ट निकालो। देखो नेक्स्ट कंडीशन है पोर प्रेशर पैरामीटर्स। पोर प्रेशर पैरामीटर्स है, so the next of the condition will be what, पोर प्रेशर पैरामीटर्स। अब इससे पहले लिख लो ये 2 पॉइंट ना, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं आपके 1 2 सिंपल सिंपल से 1 नंबर की डेट में, पोर प्रेशर पैरामीटर, और ये हर जेई वगैरह में पूछते हैं सब चीजें ना। अब ये पता लगा तुम्हें इसके यूके में वैकेंसीज आई हैं एई की, तो उसको भरना फॉर्म को जरा, क्या मन नहीं करा पेपर देने का? हाँ सेंटर क्या, हाँ यूपी में आई है, यूपी में एई बनना बहुत बड़ी चीज है, आप ऐसे इजी लेते हैं उसको। हाँ तो पॉपुलेशन है इसलिए तो बड़ी चीज है, 2 लोगों में बन जाओ तो उसमें क्या फायदा है बताओ भाई, 20-21-25 करोड़ में बनो। यूपी में आप यूपी में सीएम बन जाओ, आप यूपी में जो है एई बन जाओ, ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ आने वाली है। बाकी वैसे यूपी में अगर चल रहा है थोड़ा बहुत आपका, तो मतलब बहुत बड़ी आपकी वैल्यू है एक तरह से। यूपी कोई छोटा मोटा स्टेट थोड़ी है, देश कई देश यूपी से छोटे हैं। हाँ पॉपुलेशन में भी और हर चीज में, इतना इजी थोड़ी यूपी में रह पाना। तो उसकी वैकेंसीज आई हैं और दिसंबर के आसपास पेपर होगा, जनवरी के आसपास। सो बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतना इजी नहीं लेना उसको पेपर को, मतलब ऐसे ही है नहीं वाली है, वो सब लोग पागल रहते हैं उसके एक ही पोस्ट के लिए यूपी में अगर आ गए तो। लगभग जनरल में मेरे ख्याल 150 के आसपास सीट्स हैं। हाँ जीके आएगा, चलो कोई बात नहीं, जीके करना शुरू कर दो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, उसमें क्या दिक्कत होगी भाई। टेक्निकल तो तुम्हारा हो जाएगा काफी हद तक, नॉन टेक्निकल को थोड़ा बहुत टाइम देते रहो, उसके अकॉर्डिंग एक काम करो ना, एक बार ल्यूसेंट खरीदो, ल्यूसेंट बुक आती है जीके के लिए, और उसको पढ़ना शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा रोज रोज। उसमें से फिजिक्स तो तुम्हें पढ़नी नहीं पड़ेगी क्योंकि वो तो आती होगी तुम्हें काफी हद तक। केमिस्ट्री भी शायद कम पढ़नी पड़ेगी,
बायोलॉजी भी आती होगी तुम्हें थोड़ी बहुत। तो बाकी वैसे ये सब पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा सा हिस्ट्री, हिंदी भी है। हाँ हिंदी भी है, बट हिंदी तो आती होगी तुम्हें। मतलब उसको देख लो वैसे, अगर करना चाहो तो अटेम्प्ट। हाँ अरे भाई ये मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, लोग बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जॉब छोड़ छोड़कर इधर यूपी एई की पोस्ट के फॉर्म भर रहे हैं। मेरे तो जानने वाले हैं कई सारे इस तरह के, जिन्होंने जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में थे इधर के लिए जॉब छोड़ी है उन्होंने अपनी। अभी वो गए इधर लास्ट ईयर भी आई है ना, एई की वैकेंसी जो यूपी में थी उसमें सेलेक्ट हो गए, तो ऑलरेडी थे गवर्नमेंट में। तो ये बहुत बड़ी चीज है। 70,000 पर मंथ मान के चलिए आप। और सबसे बड़ी बात है कहाँ, हाँ लगभग इतना ही रहेगा आपका 70-75 के आसपास। तो दूसरी बड़ी बात ये है कि हाँ मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता रहता है, बाकी नहीं करप्शन तो मतलब काफी हद तक वैसे कम सा होता जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें जो थी पहले की कंपैरिजन में कम हो गई हैं। ये गुंडागर्दी वगैरह से ये सब बहुत कम हो गया है पहले की कंपैरिजन में। ये अब जाके ये जो योगी वाली सरकार में थोड़ा सा इससे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। भाई वो है ना, लोहा लोहे को तो काटता है। हाँ तो अब काफी हद तक फिर भी है, तो मतलब उसको देख लेना अगर करोगे ना। इनफैक्ट गेट से जस्ट पहले पेपर होगा, तो तैयारी तो तुम्हारी टेक्निकल ऑलरेडी रहेगी सारी की सारी। तो गेट के जस्ट पहले उसका पेपर रहेगा, ईएस होगा, और वो तीनों पेपर एक साथ होंगे। तो टेक्निकल में तो तुम्हारा हो ही रखा होगा ऑलरेडी चीजें काफी हद तक, तो कर सकते हो ट्राई मतलब। और जितना यहाँ पे पढ़ाते हैं क्लास में इतना अगर पढ़ लोगे तो बहुत है, बट एक सब्जेक्ट तुम्हें थोड़ा सा उसके लिए 1-2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे एक्सरसाइज से, बिल्डिंग मटेरियल वगैरह सब चीजें, क्योंकि गेट में तो तुम्हारी मौसम ये सब पढ़ना पड़ेगा उसमें वो सही से, क्योंकि इसका पूरा का पूरा पैटर्न जो रहता है ना एई का, वो रहता है तुम्हारा मान लीजिए जेई के जैसा, जैसे जेई का पैटर्न आता है सेम पैटर्न रहता है, ईएस के प्री जैसा मान लो ना, ऐसा पैटर्न एग्जैक्टली, उसको कर लेना ट्राई। कोर प्रेशर पैरामीटर्स, यूपी की सबसे बड़ी बात वहां के लोगों की है कि किसी को भी अपना मान लेते हैं। अभी मैंने मतलब देखा मोस्टली कि जैसे तुम कभी आंध्र साइड इधर इधर उधर चले जाओ, वहां पे ऐसा है कि अगर मैं केरल का रहने वाला हूं तो मैं केरल वाले लोग से मैं दोस्ती करूंगा बस, बाकी स्टेट के लोगों से मैं बात नहीं करूंगा। हाँ, या फिर मैं अगर सपोज किसी दूसरी स्टेट जा रहा हूं तो उधर के लोगों से ही मेरे को मतलब कनेक्ट होना है, बाकी यूपी वालों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी स्टेट के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूपी का भी ऐसी कंडीशन है, हरियाणा की भी ऐसी सेम कंडीशन है। इधर यूपी और हरियाणा के लोग मैक्सिमम सेम है ना, पंजाब का भी ऐसा ही है थोड़ा। शांति बहुत पसंद है इधर सब लोगों को, प्यार से रहने वाले लोग हैं। Core pressure parameters are empirical coefficients. Core pressure parameters are empirical coefficients used to express coefficients used to express the response of core pressure. Used to express the response of core pressure due to change in. Used to express the response of core pressure due to change in vertical pressure. Due to change in vertical pressure under undrained conditions. Under undrained conditions. Under undrained conditions. आगे लिखो, the core pressure parameters were first introduced by Skepton.
the pore pressure parameters were first the pore pressure parameters were first introduced by Skempton and can be used where and can be used where it is not practically possible to measure and can be used where it is not practically possible to measure can be used where it is not practically possible to measure pore pressure changes. Not practically possible to measure pore pressure changes. आया समझ? तो ये कुछ empirical coefficients आपको बताए. Skempton pore pressure parameter मतलब basically pore pressure parameters आपके पास सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे किसने? Skempton. इन्होंने कुछ आपको empirical coefficients बताए जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप वर्टिकल स्ट्रेस चेंज कर रहे हैं, आपको पता है स्ट्रेस चेंज करोगे तो pore pressure जो डेवलप हो रहा है वो चेंज होगा. कितना स्ट्रेस चेंज करने पे कितना प्रेशर चेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दीस कोएफिशिएंट्स आप ये चीज पता कर सकते हैं. कहां पे? जहां पर आप प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर पा रहे. इन दैट केस जहां पे आप प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर पा रहे, ऐसे सिचुएशंस में आप इन कोएफिशिएंट्स को यूज करके उसकी वैल्यू को पता कर सकते हैं कि कितना कोर प्रेशर में चेंज होगा, कितना वर्टिकल स्ट्रेस चेंज करने. ये चीज पता कर सकते हैं. ये फायदा है. अब दो कोएफिशिएंट है मेनली आपके पास. एक है स्कैम्पटन कोर प्रेशर पैरामीटर B, कैपिटल B, और दूसरा रहेगा कोर प्रेशर पैरामीटर A. So first parameter है B और दूसरा पैरामीटर कौन सा है? E होगा. स्कैम्पटन पैरामीटर A. पैरामीटर B जो है, पैरामीटर B है आपका रिलेटेड विद द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्राइएक्सियल टेस्ट. पैरामीटर B आपका ट्राइएक्सियल टेस्ट की फर्स्ट स्टेज से रिलेटेड है. आपने कंबाइनिंग प्रेशर चेंज करा, कंबाइनिंग प्रेशर चेंज करने पे कोर प्रेशर चेंज होगा. So change in the pore pressure divided by change in the confining pressure. Change in the pore pressure divided by change in the confining pressure. कितना confining pressure चेंज करने पे कितना pore pressure का चेंज होगा, यही चीज आपको पैरामीटर B बताता है. So B is equal to what? Delta U C. C रिप्रेजेंट कर रहा है confining stage है, divided by delta sigma C. ये कंडीशन है. So ये आपके पास चेंज बताता है pore pressure का on changing the confining pressure. लिख लीजिए पॉइंट. तो फर्स्ट लिखो स्कैम्पटन कोर प्रेशर पैरामीटर B. 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 लिख लो इसमें क्या होगा फॉर्मूला? डेल्टा U C डिवाइड बाय डेल्टा सिग्मा. इसी को लिख लो डेल्टा सिग्मा 3 लिख सकते हैं, है ना? सो डेल्टा UC अपॉन डेल्टा सिग्मा 3 या फिर डेल्टा सिग्मा C. ठीक, लिख लो इसके साइड में फॉर फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट. ये किसके लिए होता है? ये ट्राइएक्सियल टेस्ट की फर्स्ट स्टेज के लिए होता है. For first stage of triaxial test. For first stage of triaxial test. लिख लो एक और पॉइंट लिखो. B is equal to next लाइन में लिखना है. B is equal to change in pore pressure divided by change in confining pressure. Change in pore pressure divided by change in confining pressure. Change in pore pressure divided by change in confining pressure. तो ये कंडीशन थी. अब इससे छोटा सा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास ना, कि बता दीजिए वैल्यू कितनी होगी. देखो आगे स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर A. स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर A. स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर B. अच्छा इसमें एक चीज तो छूट गई. चलो उसी के साइड में लिख लो, जगह होगी ना भी तो B के पास में. लिखो फॉर ड्राई सॉइल्स P is equal to 0. ड्राई सॉइल्स के B कितना होता है? 0 होता है. लिखो फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल B होता है 0 से 1. पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए B रहेगा कितना? 0 से 1 तक रहेगा. एंड सैचुरेटेड सॉइल के लिए B होता है 1.
सैचुरेटेड सॉइल के लिए बी कितना होता है 1। ये वैल्यू दे रखी है डायरेक्टली आप एम्पिरिकल कोएफिशिएंट्स है। सो ड्राई के लिए कितना आ जाएगा आपके पास 0, सैचुरेटेड के लिए हो गया 1 और पार्शियली के लिए 0 से 1 के बीच में जाता है। आगे लिखो ए की बात कर रहे हैं ना ए। अब जो ए पैरामीटर है ना इस स्टैम्पटन कोर प्रेशर पैरामीटर ए है, इसको डिफाइन करने के लिए एक और पैरामीटर लेकर आए ए बार और ए बार इज इक्वल टू व्हाट ए इनटू बी होता है। ए बार किसके बराबर होता है ए इनटू बी होता है। देखो जरा देखो ए बार किसके बराबर बताया ए बार इज इक्वल टू ए इनटू ए इनटू बी। अब लिखो जरा यहाँ पे ए बार इज इक्वल टू नेक्स्ट लाइन में लिखना है ए बार इज इक्वल टू चेंज इन pore pressure। A bar is equal to change in pore pressure upon change in Deviator stress आया समझ। A bar क्या होता है change in pore pressure upon change in Deviator stress। तो इसको ऐसे लिख लो change in pore pressure को क्या लिखोगे डेल्टा UA लिखोगे ना। change in pore pressure को क्या लिखोगे आप डेल्टा UA अपॉन डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा सिग्मा ए। चलिए तो ये कंडीशन आ गई आपके पास। सो आपको ए बार पता है बी पता है ए निकाल सकते हैं। चलिए देखो ए होता है लगभग +3 तक। ए की वैल्यू होती है कितनी +3 होती है लूज सेट्स के लिए। +3 तक होती है किसके लिए लूज सेट्स के लिए। ठीक है और a होता है आपका +3 होगी किसके लिए लूज सेट्स के लिए और a होता है -0.5। a होता है -0.5 किसके लिए हाईली ओवर कंसोलिडेटेड क्लेस ठीक है या फिर डेंस सॉइल्स हाईली ओवर कंसोलिडेटेड क्लेस या फिर डेंस सॉइल्स। So the value of the pore pressure parameter A वैल्यू लिखनी है आपको कितनी वैल्यू। ठीक है तो ये वाली कंडीशन भी आ गई ना। क्या क्या पॉइंट्स है बस ये दो छोटे से पैरामीटर थे आपके पास ये क्लियर हो गए। इससे क्वेश्चन आए हुए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन एक बार सो हो जाएगी आपको सॉल्व। अब एक आपके पास में एक नेक्स्ट क्या पॉइंट लिया वेन शियर टेस्ट वाला पॉइंट। नेक्स्ट है वेन शियर टेस्ट का पॉइंट है हेडिंग डाल लीजिए वेन शियर टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है वेन शियर टेस्ट। वेन शियर टेस्ट अभी बहुत लेंथी चैप्टर है सब। आई गेस कि मेरे ख्याल से लास्ट में पूरी क्लास गई थी इसमें। अब ये पूरी क्लास चली गई है। कितने घंटे हो गए 10 घंटे और कल का भी 1.5 घंटा जाएगा लगभग तो 11-12 घंटे डिस्कशन। ये बड़े चैप्टर्स हैं सब और हर साल कुछ ना कुछ नया पूछ ही लेते हैं। कोई ना कोई टॉपिक ऐड करके पूछ ही लेते हैं क्वेश्चन कि कोई ना कोई नया टॉपिक आपको दे देंगे। अब ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं पूरा का पूरा आपको पूरी कंप्लीट सॉल्व करा दे कि भाई इसके बाद नहीं आ सकता। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं ना। तो पढ़ाने का तो एक तरीका रहता है ना कि भाई प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स को देखते हुए कहां से किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जनरली वो सब चीजें बताते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके पास में आया क्या वेन शियर टेस्ट। सो द नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक इज व्हाट वेन शियर टेस्ट। देखो इसमें पॉइंट लिख लो जरा वेन शियर टेस्ट। अब इसमें क्या करेंगे आप वेन शियर टेस्ट में क्या करते हैं फील्ड में भी कर सकते हैं या फिर लैब में भी कर सकते हैं। फील्ड में भी कर सकते हैं या फिर लैब में भी कर सकते हैं। होता क्या है यहाँ पे जैसे सपोज करो ये आपके पास इस तरह से कोई रोड होगी मेटल की रोड है। अब इस मेटल रोड से इस तरह से एक तो ऐसे और एक वो है क्या यहाँ पर नहीं है चलो कोई बात नहीं ऐसे ठीक है वो समझ जाओ तो फील करो ना। सो एक ऐसे होगा मतलब 90 डिग्री पे आपके पास ऐसे दो कटिंग एजेस कनेक्ट होंगी। एक ऐसे ब्लेड कनेक्ट होंगे जैसे ये रोड थी एक ब्लेड ऐसे कनेक्ट हुआ और दूसरा ब्लेड ऐसे कनेक्ट हो गया। आया समझ। एक ब्लेड ऐसे है और दूसरा ब्लेड किस तरह से है इस तरह से है। अब क्या करना है आपने करा इसको और ऊपर से यहाँ पे ऐसे हैंडल होगा ऐसे ऊपर हैंडल होगा तो ऐसे हैंडल था
एक ब्लेड यहाँ पर है, दूसरा ब्लेड यहाँ पे है, इसको ग्राउंड के अंदर पुश कर दो, ग्राउंड के अंदर पुश करो, ग्राउंड के अंदर पुश करने के बाद इसको घुमाओ वैसे। अब जिस भी शियर पे, अब जब आप इसको घुमाओगे, आप इसको घुमा रहे हो तो होगा क्या, वहां पे सॉइल के बीच में, सॉइल जो थी वहां पे ग्राउंड के नीचे, उसमें शियर डेवलप होना शुरू होगा क्या, शियर डेवलप होना वहां पे शुरू होगा। अब घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो, देखो दो सरफेसेस मूव करेंगे एक दूसरे के रिलेटिव, अगर रिलेटिव मूव कर रहे हैं दैट मींस क्या हुआ, वहां पे शियर क्रिएट हुआ। जिस भी शियर पे कराते कराते ये आपका जो सैंपल है वो क्या कर जाए, रोटेट करने लगा। आप घुमा रहे हो उसको, सैंपल क्या करेगा, रोटेट करेगा, लेकिन कुछ रेजिस्टेंस भी तो देगा आपको रोटेट करने से पहले। आप फिर भी क्या करोगे, शेयर को बढ़ाओगे, आप शेयर को बढ़ाते जा रहे हो, एक टाइम पर आपका सैंपल क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। वही क्या है सैंपल, शेयर स्ट्रेंथ, दैट इज अ शेयर स्ट्रेंथ। ये करते हैं टेस्ट में। अब ये बताओ सुटेबल किसके लिए होगा, सॉफ्ट क्ले के लिए सुटेबल होगा। अब ऐसा पॉसिबल है क्या कि भाई ग्रेवल को तुम ऐसे करके घुमा दोगे अंदर, नहीं कर सकते ना। तो क्ले सॉइल है, फ्रिक्शन बहुत कम मिलेगा, इजी रहेगा उसको ऐसे रोटेट करवा पाना। सॉफ्ट क्ले के लिए जनरली क्या रहता है, सुटेबल रहता है, इजीली उसको आप रोटेट करवा सकते हैं। सुटेबल होगा मोस्टली फॉर द सॉफ्ट क्लेस। ये क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का। ये कंडीशन आ गई। अब इसके दो केस बनते हैं इसमें भी, एक केस बनता है वन वे शियर का केस, और दूसरा केस बनता है आपके पास टू वे शियर का केस। एक वन वे शियर का केस है, सेकंड केस में भी टू वे शियरिंग। टू वे शियरिंग में क्या होगा, ये जो आपके पास था ना वेन, इसी को वेन बोलते हैं। एक रोड है, रोड से कनेक्ट कर रखे हैं आपने प्लेट्स, उसको अंदर पहुंचाया, इसको वेन बोलते हैं। द टॉप सरफेस ऑफ द वेन इज बिलो द ग्राउंड सरफेस। टू वे शियर का मतलब है कि जो टॉप सरफेस है वेन का वो कहां पर है, ग्राउंड के नीचे है। अब जो शियरिंग होगी वो बॉटम से भी होगी और कहां से होगी, टॉप से भी होगी। इसको क्या बोलते हो, टू वे शियरिंग। वन वे का मतलब है कि वो ग्राउंड सरफेस के अंदर नहीं है। तो जो शेयरिंग मिलेगी आपको बॉटम से मिलेगी, साइड से भी होगी शेयरिंग। मैं सिर्फ टॉप एंड बॉटम की रेफरेंस ले रहा हूं। जब आप टू वे की बात करोगे तो टू वे में बॉटम से भी शेयरिंग होगी, टॉप से भी शेयरिंग होगी एंड साइड से भी शेयरिंग होगी। लेकिन जब आप वन वे में बात करेंगे तो टॉप से कोई शेयरिंग नहीं हो रही है। कहां शेयरिंग हो रही है, टॉप से। इसको क्या बोलोगे आप, ये वन वे शेयरिंग का केस है। ये वन वे शेयरिंग का केस है आपके पास, ये करना है, सिंपल सा टेस्ट है। अब यही काम आप फील्ड में भी कर सकते हैं एंड यही काम आप लैब में भी कर सकते हैं। दोनों में सेम apparatus यूज होता है, सेम सिस्टम है, बट डिफरेंस आ जाएगा किसका, डिफरेंस आएगा वेन के साइज का। अगर फील्ड में करोगे तो वेन का साइज थोड़ा बड़ा रहेगा, लैब में करोगे तो वेन का साइज छोटा हो जाएगा। ये डिफरेंस आता है, और कोई फर्क नहीं। सो इसलिए कुछ पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। अब इसके दो फॉर्मूले आएंगे खतरनाक से। अब वो फॉर्मूले मैं लिख दूंगा यहाँ पर, बाकी डेरिवेशन के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। डेरिवेशन कोई मतलब अभी नई रिक्वायरमेंट है, टाइम लगेगा और कुछ नहीं होगा। एक वो देखो कितनी लंबी से डेरिवेशन करा दिया तुमने यहाँ पर सुबह सुबह। अभी वैसे डायरेक्टली कर सकते थे कि चलो इसको अभी लिख लो, बाद में देख लेंगे डेरिवेशन वगैरह, बट ठीक है करा दिया, उसको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। डेरिवेशन का अभी आपका कहीं पे कोई यूज नहीं आ रहा है कि आपसे ये नहीं पूछ रहा कोई गेट में कि भाई इसको ड्राइव करके दिखाओ, या फिर पीएस में पेपर में नहीं पूछेगा, किसी स्टेट का पेपर दोगे वहां पर नहीं पूछेगा डेरिवेशन, यूपी एई का पेपर दोगे तुम उसमें भी नहीं पूछेगा तुम्हारे से डेरिवेशन। पेपर 2 का नंबर आएगा कभी, उससे पहले देख लेना, 5 मिनट में डेरिवेशन कर लोगे तुम 10-15 मिनट पढ़ के, ठीक है। तो डेरिवेशन के साथ ही डायरेक्टली फॉर्मूला देखेंगे इसका। देखो जरा पॉइंट इट उसमें, इन दिस टेस्ट no mechanism to measure, in this test no mechanism to measure pore pressure, in this test no mechanism to measure pore pressure and no drainage facility is provided, and no drainage facility is provided, and no drainage facility is provided। अब कोई ड्रेनेज फैसिलिटी ही नहीं है, मतलब कैसी कंडीशन हो गई, अनड्रेन्ड कंडीशन हो गई। देयर इज नो ड्रेनेज फैसिलिटी, देखो तो क्या लिखना है, नो ड्रेनेज फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड, हेंस इट कैन बी कंडक्टेड ओनली अंडर undrained conditions, under undrained conditions, ठीक है। can be conducted only under undrained conditions। Next, suitable for soft saturated clays, suitable for soft saturated clay भी 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है तुम्हारे से गेट में कि कौन से वाला टेस्ट सुटेबल रहेगा इसके लिए, suitable for
soap saturated clays. Suitable for soap saturated clays. Example marine clay. MARI. Example marine clay. To find out the अभी कौन सी स्ट्रेंथ मिलेगी आपको यहाँ से? 100 shear strength. भाई 100 कंडीशन में कर रहे हो तो कौन सी स्ट्रेंथ होगी? 100 होगी ना. अब अनकन्फाइंड वाले से 100 shear strength किसके बराबर होती थी? 100 क्वेश्चन के बराबर होती थी. किसके बराबर थी? 100 क्वेश्चन के बराबर. और वो किसके बराबर होता था? QU बाय तो QU क्या था वहां पे? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था. और वो आपका ये कब आया था? जब टेस्ट कौन सा था? 100 टेस्ट था. फाई कितना हो गया था आपके पास? 0 था. इन दैट केस वो इक्वेशन बनी थी. एक्चुअली तो वो 0 नहीं था. अगर 100 हो गया इन दैट केस वो 0 हुआ. फ्रिक्शनलेस सॉइल है तब वो जाके रिलेशन बना आपके पास QU = 2 CU. अदरवाइज वहां पे टर्म क्या रहता आपके पास में? 2 CU 10 45 + 5/2 आ रहा था वो आपके पास. अगर दे रखा है तो कंसीडर कर लेना भाई. नहीं दे रखा तो उसको मान के कर लेना कैलकुलेट. अब ये रिक्वायरमेंट आएगी आपको आगे जब फाइनल फाउंडेशन लिखोगे. हां तो ये पॉइंट था सुटेबल फॉर soap saturated clays. Example marine clay. To find out the 100 shear strength. And it can also be used to find the sensitivity of the clay. It can also be used to find out the sensitivity of the clay. की sensitivity को पता करने के लिए यूज कर सकते हैं. अभी देखेंगे कैसे. So sensitivity क्या होता था? फॉर्मूला unconfined compressive strength of the undisturbed sample upon unconfined compressive strength of the imported sample. अब ये आएगी आपको समझ में कि unconfined compressive strength का मतलब क्या होता है. QU होता है. ठीक है. QU of the undisturbed sample upon QU of the imported sample. ये मतलब था आपके पास. अब ये सेंसिटिविटी को पता करने के लिए यूज कर सकते हो आपके वाला मेथड ना. अब क्या करो यहाँ पे ग्राउंड पे गए हम. वेन को लेके वेन को ग्राउंड के अंदर पुश किया. उसको रोटेट कराने की कोशिश करी. इनिशियली सैंपल अनडिस्टर्ब्ड था. इनिशियली सैंपल कैसा था? अनडिस्टर्ब्ड था. आप जब पहली बार वहां पर गए वेन को लेके तो उससे पहले सैंपल कैसा था? अनडिस्टर्ब्ड था. आपने सैंपल को वेन को पुश करा उसके अंदर. उसके बाद रोटेट करो उसको. जब रोटेट करोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि भाई कितना हमें. अब ये बताओ सैंपल को घुमाना चाह रहे हो आप. सैंपल को घुमाना चाह रहे हो तो आप वहां पे टॉर्क अप्लाई कर रहे होंगे क्या? सिंपल है कि भाई जब सैंपल को आप घुमा रहे हो तो यू विल हैव टू अप्लाई द टॉर्क. आप ऐसे घुमाओगे ना उसको तो टॉर्क अप्लाई करोगे आप वहां पे. जब सैंपल अनडिस्टर्ब्ड था. अनडिस्टर्ब्ड सैंपल को आपने रोटेट कराने की कोशिश करी. आपको ज्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा. चलो सैंपल रोटेट कर गया. सैंपल रोटेट करा मतलब सैंपल क्या हो चुका? फेल हो चुका है. अब आप क्या करो उसी अब वो सैंपल अनडिस्टर्ब्ड नहीं रहा. अब वो आपने डिस्टर्ब कर दिया. अब आप क्या करो उसी सेम सैंपल के ऊपर दोबारा से करो वही सेम काम. दोबारा से वहां पे वेन इंसर्ट करो. फिर से उसको रोटेट कराने की कोशिश करो. जब आप उसको दोबारा से कर रहे हो उसके अंदर दोबारा से उसको रोटेट करने की कोशिश कर रहे हो मतलब दोबारा से आपने वेन डाला उसी सेम सैंपल के अंदर दोबारा से उसको रोटेट करने की कोशिश करो. क्या ऐसा होगा कि सैंपल एकदम से घूम जाएगा? फिर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो देगा ही. थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फिर भी देगा. इस बार जो टॉर्क अप्लाई करना पड़ा दैट इज अ टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर द डिमोडेड सैंपल. अनडिस्टर्ब्ड सैंपल का आगे आपके पास में और दूसरा डिमोडेड का आ चुका. तो यही सिस्टम था बस. अब आपको पता है टॉर्क कितना लगाना पड़ा अनडिस्टर्ब्ड पे. टॉर्क कितना लगाना पड़ रहा है डिमोडेड पे. आ जाएगा आपके पास सेंसिटिविटी. यही तो होता है. वहां पर हम स्ट्रेंथ के टर्म्स में बात कर रहे थे. यहां पर आप टॉर्क के टर्म्स में बात कर रहे हो. टॉर्क के टर्म्स में ऐसी कंडीशन है. एक लो पॉइंट इसमें है. एक लो पॉइंट. तो फर्स्ट लिखते हैं आपने लिखो इसमें जरा. हां इन this test 4 steel plates. In this test 4 steel plates FOUR. In this test 4 steel plates called as vein are welded at right angle to a steel rod. And is pushed into the soil. At right angle
two-way road, to a steel road at right angle to a steel road and is pushed into the soil and is pushed into the soil and the torque is applied and the torque is applied and the torque is applied until the soil fails in shear until the soil fails in shear until the soil fails in shear due to rotation of blades due to rotation of blades due to the rotation of the blades बताओ आया समझ चलो आगे लिखो पॉइंट सुटेबल किसके लिए होता है वो बताया पॉइंट अभी किसके लिए सुटेबल है सोप सैचुरेटेड ये इसके लिए सुटेबल हो जाएगा आगे लिखो पॉइंट can be performed in lab can be performed in lab can be performed in lab as well as field as well as field lab में भी कर सकते हैं field में भी कर सकते हैं the only difference is in the size देखो the only difference is in the size of vein the only difference is in the size of vein ठीक चलो आगे लिखो सेंसिटिव अच्छा जो ये तो लिख लिया पॉइंट ना सेंसिटिविटी कैन आल्सो बी डिटरमाइंड ये तो हो गया पॉइंट आगे लिखो पॉइंट वन वे शेयरिंग हेडिंग डालो वन वे शेयरिंग वन वे शेयरिंग में लिखो if the top of the vein is at ground level if the top of the vein is at ground level if the top of the vein is at ground level shearing will occur at sides and bottom shearing will occur at sides and bottom आएगा ना पॉइंट सो अगर वेन कहां पे है तो उसका ग्राउंड लेवल पर ही है तो इन दैट केस शेयरिंग होगी कहां से साइड से शेयरिंग होगी एंड बॉटम से शेयरिंग होगी इसको इस कंडीशन को क्या बोलते हैं वन वे शेयरिंग कहलाता है दिस इज कॉल्ड वन वे शेयरिंग आगे लिखो टू वे शेयरिंग इसमें लिखो when the top of the vein is below when the top of the vein is below ground level when the top of the vein is below ground level the shearing will be observed at sides comma top and bottom ठीक है ये कंडीशन इस तरह आया समझ सो अगर कहां पर है वेन कहां पर है तो उसका ग्राउंड से नीचे है तो शेयरिंग होगी बॉटम से भी टॉप से भी एंड साइड से भी शेयरिंग चलेगी इसको कहते हैं टू वे शेयरिंग कंडीशन कहते हैं दिस कंडीशन इज कॉल्ड टू वे शेयरिंग ऐसे टाइप का
चलो ठीक है। ऐसा डायग्राम रहेगा आपके पास। इसको ड्राइंग करना है, ऐसे दिखाई देगा। ये प्लेट्स हैं आपके पास, राइट एंगल पर है, एक रोड से कनेक्टेड है, इसको ऐसे रोटेट करना है। ये हो जाएगा आपके पास में h, हाइट ऑफ इमर्शन। h मतलब हाइट ऑफ इमर्शन की कितनी अंदर तक आपने इसको पुश कर रखा है प्लेट्स को, और ये हो जाएगा प्लेट का साइज। ये बना दीजिए। कल क्लास है कितने बजे? 12:30 के। जल्दी जल्दी सेकंड हाफ में रख लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा वैसे। हाँ वही सेकंड हाफ मतलब 12:30। जल्दी रोज तो जल्दी होती है। कल बताया मैंने लगभग 4 घंटे मान लीजिए मैक्सिमम। 12:30 से लगभग शुरू करेंगे तो 12:30 शुरू करेंगे तो खत्म हो जाएगी 4 बजे तक, मान लो 4 साढ़े 4। ऐसे कर लेंगे, बिना ब्रेक के कर लेंगे कल। 4 घंटे 4.5 घंटे बिना ब्रेक के। और एक काम और करना, अगर कोई स्कूटी वगैरह लाता है तो कल देख लेना, चाहे तो उधर अगर कल वाला छोटा खड़ी करना हो तो। हाँ अरे वो थोड़ा सा कुछ उसका शायद हो सकता है लॉकडाउन वगैरह का, वो कुछ है क्या ऐसा? चलो कोई वो तो अंदर कर लेना फिर। नहीं वो खुल जाएगा कल को, देखिए उनको बोल देंगे अंदर ही कर लेना। ये गार्ड को बोल देंगे वो अंदर ही करा देंगे। अभी तो बाहर खड़ी होती है ना शायद। हाँ तो कल अंदर हो जाएगा। नहीं कल करा देंगे। बना लेगा। देखो बस एक दो पॉइंट लिखने चाहता था, खत्म हो गया। नेक्स्ट लिख लो हाइट ऑफ वेन। हाइट ऑफ वेन और इमर्जन। हाइट ऑफ वेन और इमर्जन। हाइट ऑफ वेन और इमर्जन। चलिए देखो जब फॉर टू वे शेयरिंग, फॉर टू वे शेयरिंग shear strength SU। अच्छा इसको कैसे लिखोगे shear strength को? मेरे ख्याल से आप टाउ FU लिखो, क्योंकि आप टाउ FU लिख रहे हैं ना, shear strength को जमा करो, U लगा देना। क्यों? 100 है ना, is equal to टाउ FU is equal to what? T by pi d square by h by 2 plus b by, ये कंडीशन आएगी आपके पास। दिस इज फॉर टू वे शेयरिंग, ठीक है। t pi d square h by 2 plus b by 6 आ जाएगा। t क्या है यहाँ पे? टॉर्क है, और बाकी h शो कर रखा है डायग्राम में, d शो कर रखा है।
एक लिख लोगे वन वे शेयरिंग वाला केस, वन वे शेयरिंग। वन वे शेयरिंग में क्या होगा आपके पास, टाउ f u इज इक्वल टू t बाय पाई d स्क्वायर, सेम e बाय पाई d स्क्वायर, बस यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, h बाय 2 और प्लस d बाय 12 हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिए। su इज इक्वल टू टाउ f u इज इक्वल टू t बाय पाई d स्क्वायर h बाय 2 प्लस d बाय 12, ये वन वे शेयरिंग का केस है। बस यहाँ पर एक ही तो चेंज हुआ है फॉर्मूले में, यहाँ पे आपका 12 है, वहाँ पे क्या है 6, और कुछ नहीं। चलो सो सेंसिटिविटी लिखो, नेक्स्ट फॉर्मूला सेंसिटिविटी का। सेंसिटिविटी को क्या बताया था, जो आपको टॉर्क जो कि चाहिए किसके ऊपर, अनडिस्टर्ब्ड सैंपल के, और डिवाइड बाय टॉर्क डिमोल्टेड लिख लीजिए। सो टॉर्क अनडिस्टर्ब्ड डिवाइड बाय टॉर्क डिमोल्टेड, टॉर्क अनडिस्टर्ब्ड डिवाइड बाय टॉर्क डिमोल्टेड। अब लिखो नेक्स्ट सेंसिटिविटी का दूसरा फॉर्मूला लिखो। सेंसिटिविटी क्या होता है, UCS अनडिस्टर्ब्ड अपॉन UCS डिमोल्टेड, ये लिख सकते हैं। ओके चलो अब इसको लिखो जरा, इसी सेम फॉर्मूले को CU के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करोगे, QU किसके बराबर होता है, 2CU के बराबर होता है, CU बाय CU आ जाएगा, लेकिन ऊपर CU किसके लिए होगा, अनडिस्टर्ब्ड के लिए, और नीचे किसके लिए होगा, डिमोल्टेड के लिए होगा। अब क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा, वही ये होगा ना QU, और यहाँ पर भी QU है। अब ये अनडिस्टर्ब्ड का चल रहा है और ये चल रहा है डिमोल्टेड का चल रहा है, ये डिमोल्टेड का है। इट विल बी इक्वल टू 2CU और यहाँ पर ये 2CU। अब ये किसके लिए था, अनडिस्टर्ब्ड के लिए, और ये डिमोल्टेड के लिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में CU बाय CU। अब ये देख लेना, ऊपर अनडिस्टर्ब्ड के लिए है और नीचे है डिमोल्टेड के लिए, ऐसे लिख लो इसको प्रॉपर तरह से ना। ठीक, देखो कितने सारे फॉर्मूले आ गए सेंसिटिविटी के। अब इसी से फॉर्मूले को बताओ, किसके टर्म्स में बताओगे, अंडररेट शियर स्ट्रेंथ के टर्म्स में बता दीजिए। सेम टाउ एफ यू बाय टाउ एफ, लेकिन ऊपर किसके लिए होगा, अनडिस्टर्ब्ड के लिए, और नीचे डिमोल्टेड के लिए, ऐसे कर सकते हैं बेटा। चलो बाकी तो पॉइंट लिख लिया, नो मैकेनिज्म टू मेजर द पोर प्रेशर, नो ड्रेनेज फैसिलिटी पे कोई कंट्रोल नहीं होता आपका, सो किसके लिए सुटेबल रहेगा, दिस इज एसेंशियली अंडररेटेड टेस्ट। कैसा टेस्ट होता है, अंडररेटेड टेस्ट है। कैसे स्ट्रेंथ देगा आपको, अंडररेटेड शियर स्ट्रेंथ देगा, अंडररेटेड स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, इससे की कंडीशन आ गई। तो इसमें मोस्ट ऑफ द कंडीशंस तो क्लियर हो गई, ये भी बताओ पढ़ना है थोड़ी बहुत। कितना टाइम हो गया अभी 6 बज रहे हैं, तो काफी टाइम है। चलो कल कर लेते हैं बेटा, एक काम करेंगे, कल का टाइम रखो आप। नहीं जल्दी तो पॉसिबल नहीं है, जल्दी पॉसिबल नहीं है, जल्दी तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। क्या भाई मैं सोच रहा हूँ कि मतलब 12:30 या 1 बजे से खाना तो 1 बजे खा लो ना। हाँ तो एक काम करते हैं, फिर कल का टाइम रहेगा आपका 1 बजे कर लेते हैं। चलो 1:30 कर लो, ठीक है 1:30 करते हैं। हाँ 1:30 से लगभग आपका मान लो कि यहाँ 5:30 से 6 बजे तक मान लो, क्योंकि क्वेश्चन भी शायद इसके कुछ कराने हैं ना, कल शेयर तक कुछ क्वेश्चन भी करने, डिस्कस शेयर के अभी, तो कल करते हैं अपना। कल आपका मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा तो सोम खत्म हो गया तुम्हारा, ओके सोम भी खत्म हो गया है, ये सॉइल भी हो जाएगा और हाइड्रोजन भी, एक दो क्लास बची है बस।
हाँ वही एक दो क्लास में वही हो जाएगा ना। एस्टर में थोड़ा बहुत और भी कुछ एक दो चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, फिर ड्राफ्टिंग वाला पार्ट है, सो एक दो क्लास में खत्म हो जाएगा। तो कल का टाइम है 1 बजे, 1:30 बजे ना, 1:30 टाइम होगा आपका 1:30 का। तो कल रहेगी क्लास 1:30 से लेके मान लीजिए लगभग 5:30 से 6 बजे तक जा सकते हैं, हो सकता है 6:30 भी हो जाए, वो तो डिपेंड करेगा क्योंकि कल खत्म करके जाना है कैसे भी करना है। सो कल जो है सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा आपका। बाकी वो वर्क